Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on diagnostic system in clinical psychology. यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो क्या यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक सिस्टम होता क्या है और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Psychological diagnostic testing is a procedure used by psychologists that helps diagnose mental illness. साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जो इंडिविजुअल जो क्लाइंट उनके पास आता है उसको डायग्नोस करने के लिए उसको क्या मेंटल इलनेस है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ असेसमेंट। इसके अंदर जो डिफरेंट असेसमेंट जो क्लाइंट है तो उसको डिफरेंट तरीक़ों के साथ असेस किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि उसका IQ वगैरह चेक करने के लिए। साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर द सब्जेक्ट इंटेलिजेंस। इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, कोग्निशन चेक की जाती है, मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर किया जाता है, उसके बिहेवियर को चेक किया जाता है। इस तरह डिफरेंट जो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन की जाती है, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, उसके जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जिसके ज़रिए पता लगता है कि एक जो क्लाइंट आया उसको जो है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। द DSM-5 इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब डायग्नोस्टिक सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली दो यूज़ होते हैं। एक DSM जो होती है वो यूज़ होती है, इसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक मेंटल, ठीक है। DSM-5 जो होती है वो यूज़ कर DSM के भी डिफरेंट जो है वो मॉडल्स होते हैं, यानी कि पहले DSM-4 थी और अब उसके बाद जो है ये DSM-5 और अब जो एक्चुअल में अब DSM-5 TR जो है वो चल रही है। तो और ICD जो है ये दो डायग्नोस्टिक सिस्टम है, एक DSM और एक ICD। इनको जो है पेशेंट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और पता चलता है इसके ज़रिए कि जो पेशेंट ने जो क्लाइंट आया उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। द DSM-5 इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेफर बाय मोस्ट US मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जो DSM-5 है ये जो US के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो प्रेफर करते हैं कि DSM-5 को यूज़ करना चाहिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। DSM-5 को US के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है APA उसने ये DSM-5 को इंट्रोड्यूस करवाया था। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक डिसऑर्डर दैट फॉल विद इन ईच कैटेगरी। इसके अंदर जो है ये डिफरेंट डिसऑर्डर होते हैं और डिसऑर्डर की डिफरेंट कैटेगरी होती है और देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो किस डिसऑर्डर के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है और फिर उसको डायग्नोस कर दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट प्लान बना के उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है। DSM-5 के अंदर जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर को बताया जाता है, डायग्नोस किया जाता है उसके ज़रिए और डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं वो बताई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कोमॉर्बिडिटी को भी एक्सप्लेन किया जाता है। कोमॉर्बिडिटी बेसिकली क्या होती है, द को अकरेंस ऑफ टू डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर जो को अकरेंस होती है टू डिसऑर्डर की, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर कितने सिम्टम्स जो है वो मिल रहे हैं, कोमॉर्बिडिटी कितनी है, तो उसके बारे में भी ये जो DSM-5 है वो उसके ज़रिए जो है वो पता चल जाता है। जो डायग्नोस्टिक सिस्टम होते हैं ये एक ऐसी असेसमेंट का मेथड होता है कि इसके अंदर जो होता है वो क्राइटेरिया होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और तो फिर देखा जाता है कि जो एक पेशेंट जो क्लाइंट आया वो कौन से डिसऑर्डर के जो क्राइटेरिया उसके अंदर वो फॉल कर रहा है। जो DSM-5 TR होती है और ICD-11 है, यानी कि जो मौजूदा जो टाइम पीरियड है इसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो क्राइटेरिया दिया होता है और फिर चेक किया जाता है कि जो एक पेशेंट जो क्लाइंट आया वो किस डिसऑर्डर के अंदर और किस जो क्राइटेरिया के अंदर वो फॉल कर रहा है। What is the importance of diagnosis in clinical psychology? When a psychologist make a diagnosis, they do so knowing this will guide them and other professionals. जब एक साइकोलॉजिस्ट अगर डायग्नोस करता है तो उसके बाद जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जब एक तरह से डायग्नोसिस बन जाता है, पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो फिर एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो वर्क करता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट या पेशेंट आता है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसको असेस किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाए और फिर उसको उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। स्टेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। द स्टेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आर आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट वो नीड है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि किसको जो है अंदर प्रॉब्लम है, किसको हेल्प की ज़रूरत है, फिर जो डिफ़िकल्टी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाए और फिर जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाएंगे कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से उसको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो डायग्नोस किया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को चेक किया जाता है। डिफरेंट जो होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके ऊपर
ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और उसके ज़रिए पता चला जाता है कि जो इलनेस है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है। और इसके लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जो डायग्नोस बनाने के लिए होती है मेडिकल हिस्ट्री। इंडिविजुअल की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो ली जाती है और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। जो डीएसएम वो एक डायग्नोस्टिक टूल है, इसके ज़रिए जो है वो पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है। ये इसके अंदर तमाम जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हैं उसकी कैटेगरीज मौजूद होती हैं। इसकी जो लास्ट ये पब्लिश हुआ था ये मई 2013 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसके अंदर जो होते हैं जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सिम्टम्स होते हैं, उसके क्राइटेरिया और कोमोर्बिडिटी का बताया गया होता है। टू मेन डायग्नोस्टिक सिस्टम होते हैं, एक DSM-5 होता है और एक DSM होता है और एक होता है ICD। DSM होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिजीज़। DSM-5 जो होता है उसको जो है वो US के अंदर ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। APA ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक रेफरेंस बुक होती है जो कि ब्रेन रिलेटेड या जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में ये आगाह करती है। DSM का जो एक मॉडल DSM-5 है उसको ब्रेक डाउन किया गया 6 बेसिक स्टेप के अंदर। सबसे पहले देखा जाता है कि जो लिंगिंग या फैक्टिशियस डिसऑर्डर तो नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को, या वो सब्सटेंस की टियोलॉजी के अंदर के अंदर तो नहीं वो फॉल कर रहा है, यानी ड्रग जो है कोकेन, निकोटीन, अल्कोहल के अंदर। और मेडिकल कंडीशन क्या उसके अंदर है, इसके अलावा प्राइमरी डिसऑर्डर में क्या आ रहा है, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं या स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो एक इंडिविजुअल को सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग द बाउंड्री विद नो मेंटल डिसऑर्डर। DSM के अंदर जो होते हैं 3 मेजर कंपोनेंट होता है। एक उसकी डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन होती है, एक क्राइटेरिया होता है और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। गेटिंग टू द रूट काज एनालिसिस। सबसे पहले अगर कोई इंसिडेंस हुआ तो उसकी फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है, फिर प्लान किया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि क्या वजह थी, एनालाइज किया जाता है डाटा को, और वजह जो होती है काज होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है। अगर वो एक्चुअल में काज हो जाए तो ठीक होता है, और अगर वो ना काज हो तो दोबारा से जाके जो है वो इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाया जाता है। और अगर वो रूट काज जो होती है वो फाइंड आउट हो जाए तो फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है, इवेल्यूएट किया जाता है, फिर केस को क्लोज कर दिया जाता है। जो DSM थी उसे APA ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बरस जो ICD थी उसको ICD को इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके ICD के अंदर जो है DSM के अंदर सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। ICD के अंदर मेंटल के साथ साथ जो फिजिकल डिसऑर्डर जो होती है, कोई इंजरी वगैरह, उसके बारे में भी सारा मुकम्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। द ICD इज़ द ऑफिशियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होती है। द सेक्शन कंसर्न विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। और जो DSM होती है उसको सिर्फ US के लोग यूज़ करते हैं, और जबकि इसके बाद जो ICD है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जा सकती है। ICD के अंदर पता चलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कोई अबनॉर्मेलिटी हो, उसके जो सिम्टम्स हो, कोई इंजरी हो, एक्सटर्नल काजेज़ हो इंजरी की, या कोई और डिजीज़ हो, या सोशल कोई सर्कमस्टांस हो, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर जो है ये ICD को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो DSM है इसको सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोस के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लिनिक के अंदर जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है जो अपना क्लिनिकल सेटअप ओपन करके बैठा होता है, किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर वो बैठा होता है, तो वो जो एक उसके बाद पेशेंट या क्लाइंट आता है उसको डायग्नोस करने के लिए वो उसके ऊपर ICD या DSM जो है वो अप्लाई करता है। और अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि जो DSM है उसको जो है नॉर्थ अमेरिका जो है वो फोकस करती है, यानी कि US से यूज़ करता है, जबकि ICD है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। DSM का नैरो स्कोप है क्योंकि ये सिर्फ जो है US वाले यूज़ करते हैं, इसके अंदर सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। और जबकि इसके बरक्स जो ICD है वो जो DSM है उसको अमेरिकन से APA ने इंट्रोड्यूस करवाया, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जबकि जो ICD-11 है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाई। और इसके अंदर जितने भी ऑल ओवर डिसऑर्डर होते हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड होता है या मेंटल, तो वो तमाम उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ICD को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, DSM को APA ने इंट्रोड्यूस करवाया। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑल ओवर यूज़ होती है, APA जो है ये US में यूज़ किया जाता है। ICD जो है ये ऑल लैंग्वेज के अंदर है, जबकि DSM जो है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। और जो ICD है इसके अंदर तमाम जो सोशल फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जबकि जो DSM है इसके अंदर सोशल फैक्टर इंक्लूड होता है कि इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट आ रहा होता है। और ICD के अंदर ऑल डिजीज़ होती हैं, जबकि DSM के अंदर ओनली मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं।
डीएसएम का जो है वो डिफरेंट उसके अंदर एक्सिस होते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि क्लिनिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कौन से जो एक क्लाइंट आया वो किस एक्सिस के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। क्लिनिकल डिसऑर्डर है उसको कोई, या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या उसको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, या कोई ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग कितनी जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। जबकि आईसीडी है उसके 3 एक्सिस होते हैं, जिसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं एक्सिस 1 के अंदर। एक्सिस 2 के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, और एक्सिस 3 के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो होता है या पर्सनल लाइफ का जो होता है रोल वो इंक्लूड होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायग्नोज। फ़ायदा जो किसी को डायग्नोस करने का भी वो ये होता है कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है वो पता चल जाती है कि जो कौन सी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, किस कैटेगरी के अंदर जो है वो एक जो क्लाइंट है वो फॉल कर रहा है, तो फिर आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन इसका जो एक डायग्नोस करने का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर लेबल लग जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है, उसे स्टीरियोटाइपिंग का सामना करना पड़ता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।